सो गुड मॉर्निंग। सबसे पहले होम असाइनमेंट 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले आपने पूछा हुआ है, तो वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, यू विल सी कंडक्टेंस ऑफ 0.1 KCl सॉल्यूशन filled in a conductivity cell is y ohm inverse। तो हमारे पास सबसे पहला जो फॉर्मूला लगाना है दैट इज kappa इक्वल टू C into L by A। यहाँ से सॉल्व कांस्टेंट निकालेंगे L by A की वैल्यू, एंड द kappa is given to you x एंड कंडक्टेंस इज गिवन टू यू y। ये आपका सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। फिर लिखा है द कंडक्टेंस ऑफ 0.1 m NaOH सॉल्यूशन इन द सेम सेल इज Z, देन मोलर कंडक्टेंस। तो सॉल्यूशन के लिए फिर से kappa 1 निकालेंगे, तो कंडक्टेंस Z दे रखा है, सेल कांस्टेंट x by y है, ये kappa 1 आ गया। और इसकी मोलर कंडक्टेंस अगर निकालेंगे तो आएगा kappa into 1000 by m। So now put in the formula, so lambda m will be equal to Z into x upon y into 1000 upon 0.1। So this becomes xz by y into 10 to the power 4। Okay, this is question number 6. Then you ask question number 8. The eighth question is written, which of the following solution of KCl will have the highest value of specific conductance? तो highest value और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए आपको फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कि जो कप्पा होता है इसके लिए बताया था कि अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो कप्पा डिक्रीज करता है। याद आया? लास्ट क्लास में मैंने आप कंडक्टिविटी का रिलेशन बताया था कॉन्सेंट्रेशन के साथ। अगर हम किसी सॉल्यूशन में डाइल्यूशन करते हैं तो कप्पा डिक्रीज करता है, बोथ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो उसमें जिसकी कंडक्टेंस सबसे कम होगी उसकी हाईएस्ट वैल्यू पूछा है, तो जिसकी कंसंट्रेशन हाईएस्ट होगी दैट विल गिव यू द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सर इसको सर उस वाले से नहीं देख सकते, मोलर कंडक्टेंस का जो फॉर्मूला था सर, डिबाय-हकल रूल, उससे देखकर सर कंसंट्रेशन जिसकी ज्यादा है उसकी मोलर कंडक्टेंस उतनी कम, जिसकी मोलर कंडक्टेंस उतनी जितनी कम उतना कप्पा कम। तो आपने एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ा लिया ना जबरदस्ती। जब हमें कप्पा का रूल डायरेक्टली पता है तो मोलर कंडक्टेंस तक क्यों जाएंगे? जो उससे तो उल्टा आ रहा है ना सर, क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा सर मोलर तो उसमें बाई सी भी तो है ना, तुम दो चीजें इसलिए तो कह रहे गलत जगह जा रहे हो। लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 बाई m है। अब इस रिलेशन में तुम्हें पता है ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, तो कप्पा के बारे में कैसे प्रेडिक्ट करोगे? तो फॉर्मूला वो अप्लाई करना है जिससे डायरेक्टली प्रेडिक्टेबल हो। तो प्रेडिक्ट करने का तरीका क्या बताया कि आपको बताया था कि कंडक्टिविटी क्या होती है, नंबर ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंडेंट, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है। कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी कप्पा उतना ज्यादा होगा, सीधा सीधा स्ट्रेट रिलेशन। इसमें कुछ डाउट नहीं? मैंने आपको कंसंट्रेशन के साथ कंडक्टिविटी का रिलेशन बताया था ना लास्ट में। आंसर भी सही है, फिर क्या प्रॉब्लम? ठीक है, सही है सर। तो कुछ करना ही नहीं है, सीधे कप्पा के लिए रूल बताया था कि अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो कप्पा इंक्रीज करेगा। कप्पा इंक्रीजेस इफ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, सिंपल। Someone asked question number 2 also. Okay, so question number 2 is given, specific conductivity of n by 10 KCl solution is 0.212 ohm inverse centimeter inverse. The resistance of the cell containing the solution at this, the cell constant is, so formula is kappa equal to C into L by A, और इसकी जगह हम लोग 1 upon resistance लिख सकते हैं। So specific conductivity of n by 10 KCl solution is 0.212. So this value is given 0.212, and the resistance of the cell is 55 ohm। तो कंडक्टेंस हो गया 1 by 55 into L by A। जो L by A होता है दिस इज सेल कांस्टेंट, तो वैल्यू आ जाएगी 55 into 0.212। सो सॉल्व कर लीजिएगा। Then you ask question number 9. Ninth question में लिखा है resistance of a conductivity cell filled with 0.1 m KCl solution is 100 ohm. If the resistance of the same cell when filled with 0.02 m KCl solution is 520 ohm, calculate the conductivity and molar conductivity of 0.2 mole KCl 0.02 mole KCl solution, conductivity of 0.1 m KCl solution given है। तो सबसे पहला फॉर्मूला लगाएंगे kappa equal to C into L by A। तो kappa दे रखा है 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स is equal to कंडक्टेंस की जगह 1 upon रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे, सो दैट इज गिवन 1 by 100
इंटू एल बाई ए। यहाँ से सबसे पहले सॉल्व होके सेल कांस्टेंट आया एल बाई ए एस 129 मीटर इनवर्स। ठीक है, फिर दूसरा सोल्यूशन जो है 0.202 m KCl सोल्यूशन, उसके लिए अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो कप्पा इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस इज 520 इंटू सेल कांस्टेंट इज 129 इतना सीमेंस मीटर इनवर्स। ये एक वैल्यू आ गई। अगले स्टेप में आपको लिखना था लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी इज आस्क्ड, सो मोलर कंडक्टिविटी इज लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 बाय एम। लेकिन मैंने आपको इसमें वार्निंग दी थी कि इसमें कप्पा की वैल्यू जो यूनिट पुट करनी पड़ती है वो पुट करनी होती है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो जो कप्पा की वैल्यू आपकी सीमेंस मीटर इनवर्स में आ रही है उसको कन्वर्ट करना है पहले सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में, या फिर इस फॉर्मूले को चेंज कर देते हैं लैम्डा इक्वल टू कप्पा अपॉन 1000 इनटू एम कर देते हैं। सो केयरफुली सॉल्व करना होता है, बस यूनिट का ध्यान रखना होता है। तो जो वहां से कप्पा आ रहा है वो आपका आ रहा है 129 अपॉन 520 सीमेंस मीटर इनवर्स। इसी को लिख सकते हैं 120 अपॉन 520 इंटू 100 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। ओके, बस उस डेटा को यहाँ पुट करेंगे तो लैम्डा एम की वैल्यू आएगी, कापा वैल्यू इज गिवन 129 बाय 520 इंटू 100 इंटू 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन है 0.02 m। ये वैल्यू आएगी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में। बाद में इसको सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल में कन्वर्ट करना होगा तो 10 पावर -4 और मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर लेंगे आगे सॉल्व। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इन सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और इसको सॉल्व करने के बाद अगर इसको सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल में कन्वर्ट करना है तो यूनिट चेंज कर लीजिएगा बस। कर लोगे आगे? जो आंसर आएगा वो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में आएगा, उसको बाद में सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। उसको सॉल्व करेंगे तो ये 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में आएगा। बाद में चाहो तो उसको 10 पावर -4 से और मल्टीप्लाई करके सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आफ्टर 9 इट इज क्वेश्चन नंबर 11। The 11th question is given the molar conductivity of KCl solution at different concentrations are given, so that the plot between lambda m and root of c is a straight line। तो आपको डायरेक्ट रिलेशन डे बाय हेंकल्स रूल से पता है, जो रिलेशन आएगा दैट इज लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस a रूट c। तो लैम्डा m वर्सेस रूट c प्लॉट बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा। उसने पूछा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और a, तो दो वैल्यूज निकालनी है आपको। तो किसी भी एक डेटा को पुट करके दो इक्वेशन दो वेरिएबल का क्वेश्चन बना लो। जैसे सबसे पहले डेटा में पुट करते हैं तो हमारी पहली वैल्यू दे रखी है 148.61 इज इक्वल टू, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस a रूट ऑफ c। तो दिस इज गिवन 1.98 into 10 power -4। उसके बाद एक और वैल्यू पुट कर दीजिए 148.29 इज इक्वल टू लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस a रूट ऑफ 3.09 into 10 to the power -4। ये दो इक्वेशन दो वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया। सॉल्व फॉर a लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड a। इस तरह के क्वेश्चंस एकदम केयरफुली सॉल्व करना सीख लेना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आप कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, दैट इज अलाउड, बिकॉज सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना करना अलाउड है।
ठीक है, ओके। उसके बाद आपने पूछा 10th क्वेश्चन। In 10th question is given the electrical resistance of a column of 0.05 m moles per liter annual solution of a diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is this. Calculate the resistivity, conductivity and molar conductivity. तो देखो resistivity जो होता है, सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो आपको resistance दे रखा है, ठीक है। लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर उसका डायमीटर दे रखा है, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लोगे पाई आर स्क्वायर से। तो पहले R इक्वल टू रो L बाई A अप्लाई करके रो निकालेंगे सबसे पहले। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 10 उसने सॉल्यूशंस को भी वायर की तरह ट्रीट करा दिया है। सबसे पहला फॉर्मूला लगाएंगे R इक्वल टू रो L बाई A। इसमें आपको इलेक्ट्रिकल कॉलम ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम 0.05 मोल्स पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, डायमीटर 1 सेंटीमीटर, लेंथ 50 सेंटीमीटर इज दिस। आप सबसे पहले प्रॉब्लम में R इक्वल टू रो L बाई A अप्लाई करो। दिस इज 5.55 into 10 to the power 3 इज इक्वल टू रो आपको निकालना है, L दे रखा है 1 सेंटीमीटर और एरिया लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर लिख देना, R इज 0.5 ये आ जाएगा आपकी। इसके बाद यहाँ से सिंप्लीफाई करके रो निकालोगे तो ये वैल्यू ओम सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। रो जो आ जाएगा उसका 1 अपॉन रो कर देना तो कंडक्टिविटी आ जाएगी, और फिर लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 बाय m कर दीजिएगा तो मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। समझ आया? पहले स्टेप से सॉल्व करके आपको रो निकालना है। एक बार रो आ जाएगा तो उससे कप्पा की वैल्यू 1 अपॉन रो अप्लाई कर देना, और लास्ट पार्ट में लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 बाय m करना है। कॉन्सेंट्रेशन 0.05 m दे रखी है, कप्पा आपने पिछले पार्ट से निकाला है तो लैम्डा m आ जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा मुझसे 12th। 12th क्वेश्चन में लिखा है सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स with a current of 1.5 ampere. What's the mass of copper deposited? तो बहुत एलिमेंट्री सवाल है, लास्ट क्लास में भी सिखाया था। कॉपर 2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो 1 मोल कॉपर डिपॉजिट कराने के लिए 2 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है। अब आपने जो चार्ज अप्लाई किया हुआ है दैट इज 1.5 एम्पियर फॉर 10 मिनट्स डिवाइडेड बाय 96500, कितने फैराडे? तो मोल्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड अगर देखेंगे तो जितना चार्ज सप्लाई करा है उसके हाफ मोल डिपॉजिट हो जाएंगे, तो हाफ इंटू 1.5 इंटू 10 इंटू 60 बाय 96500 इतने मोल आ जाएगा। बाद में 63.5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, कॉपर का अमाउंट आ जाएगा। इन क्वेश्चन नंबर 17 आपको रिलेशन तो पता है कि लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा m एट इनफाइनाइट डायल्यूशन माइनस a रूट c आएगा। तो अगर आप लैम्डा m अगेंस्ट रूट ऑफ c प्लॉट बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा with the slope of minus a intercept of lambda at infinite dimension। तो आपको जो वैल्यूज दे रखी है उससे सबसे पहले आप लैम्डा m निकालो। तो उसमें बस ध्यान ये देना है कि फॉर्मूले में देखो सीमेंस मीटर इनवर्स में वैल्यू दे रखी है, या तो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करके लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 बाय m यूज करो। इस फॉर्मूले को यूज करते टाइम ध्यान रखना होता है कप्पा की वैल्यू सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में प्लेस करते हैं, ठीक है। या फिर अगर इसको आप सीमेंस मीटर इनवर्स में प्लेस करोगे तो 1000 नीचे लिख दो, बस इतना सा अंतर। तो आप यूनिट चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तो पहले आपको किसी भी 2 एक्सपेरिमेंटल डेटा से लैम्डा m निकालना है। निकाल लोगे ना, सिंपली फॉर्मूला लगाना है लैम्डा m इक्वल टू कप्पा की वैल्यू 1.237 सीमेंस मीटर इनवर्स है, तो डिवाइड बाय 100 कर लो तो इतने सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स होता है इनटू 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन 0.001 दे रखी है। ये लैम्डा m आ गया। ऐसे दूसरे डेटा से एक लैम्डा m निकाल लो तो दिस वैल्यू विल बी 11.85 upon 100 into 1000 upon another concentration is 0.01
ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट्स आपके सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में आ जाएंगे। इसके बाद दो इक्वेशन, दो वेरिएबल का फॉर्म बना लेना, लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस a रूट c। ये दो वैल्यूज आपने निकाल दी अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे, दोनों एक्सप्रेशन में पुट करके दो इक्वेशन दो वेरिएबल बन जाएंगे आपका a और लैम्डा m इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कर लोगे सॉल्व आगे? थोड़ा कैलकुलेशन है, बट आपको दो वैल्यूज पहले लैम्डा m की दो अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के करस्पॉन्डिंग, बस वैल्यू पुट करके दो इक्वेशन दो वेरिएबल का सवाल बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम दिया हुआ है। तो कैल्शियम के केस में आप जानते हो दो कैल्शियम में 2 फैराडे चार्ज कंज्यूम हुआ 1 मोल कैल्शियम बनाने के लिए। तो अगर इसका 20 ग्राम चाहिए तो ये 0.5 मोल हो गया, तो चार्ज कितना रिक्वायर्ड होगा 1 फैराडे। 1 मोल के लिए 2 फैराडे चाहिए, 0.5 के लिए 1 फैराडे। सिमिलरली 40 ग्राम Al2O3 दे रखा है, तो 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम चाहिए तो Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन से एल्यूमिनियम सॉलिड बनेगा। तो अगर इसका 40 ग्राम चाहिए, ये 40/27 मोल हो गए, और 1 मोल एल्यूमिनियम बनाने के लिए 3 फैराडे चार्ज चाहिए, तो चार्ज रिक्वायरमेंट इज 40/27 into 3। कितने फैराडे हो जाएंगे? ठीक है, इसके बाद लास्ट पार्ट में पूछा हुआ है 1 मोल ऑफ H2O2 से 1 मोल ऑफ वाटर से ऑक्सीजन। आपको वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस बताई थी कि अगर हमने 1 मोल वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो उससे 1 मोल हाइड्रोजन और हाफ मोल ऑक्सीजन होती है, और उसमें 2 फैराडे चार्ज लगता है। तो हाफ मोल ऑक्सीजन के लिए हमें चाहिए होता है 2 फैराडे चार्ज, और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होगा तो 4 फैराडे चार्ज। तो आपसे 1 मोल वाटर पूछा है तो 1 मोल वाटर के लिए 2 फैराडे चार्ज लिख दीजिए, 1 मोल ऑक्सीजन बोलेंगे तो 4 फैराडे चार्ज लिखेंगे। क्वेश्चन में पूछा है 1 मोल ऑफ H2O के लिए कितना चाहिए, तो ये आपका 1 मोल H2O के लिए 2 फैराडे चार्ज चाहिए होता है। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने आपको याद कराया 2 फैराडे फॉर 1 मोल ऑफ वाटर। इसी में पूछा था 1 मोल ऑक्सीजन के लिए कितना चाहिए, तो उसी का आंसर 4 फैराडे लिख देते हैं। अगले केस में देखो FeO जो है इसको ऑक्सीडाइज करा रहे हैं Fe2O3 में, तो आयरन ऑक्सीजन स्टेट +2 से +3 कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1 फैराडे। ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट लॉ इज कोलराज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। नेक्स्ट लॉ लिखिए कोलराज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर देते हैं, तो इनफाइनाइटली डाइल्यूट करने के बाद जो उसकी मोलर कंडक्टिविटी होती है वो उसके हर आयन का कंट्रीब्यूशन होता है। तो लॉ का जो नाम है उसी से देखो पूरा स्टेटमेंट क्लियर है। लॉ इज कोलराज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन का मतलब जब आपने इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया है, तो इनफाइनाइटली डाइल्यूट करने के बाद क्या होगा कि हर आयन का अपना इंडिविजुअल मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। सो एवरी आयन इज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी फॉर द मूवमेंट। तो इसका मतलब सारे आयंस का जितना कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी
उसको सम कर देंगे तो इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो पहले इसका स्टेटमेंट लिख लो। दिस लॉ स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट can be represented as sum of the individual contribution of the ions and cations of the electrolyte। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मान लो मैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट एडिशन ऑफ NaCl लिखना है। तो NaCl में दो आयन है, तो Na प्लस की इनफाइनाइट एडिशन पे आयनिक मोबिलिटी लिखता हूँ और Cl माइनस की कंट्रीब्यूशन लिखता हूँ। तो Na प्लस और Cl माइनस इंडिविजुअली जितना कंट्रीब्यूट करेंगे दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू द NaCl वैल्यू, क्योंकि इनफाइनाइट एडिशन पे NaCl विल बी 100% एसोसिएटेड इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस, और चूंकि डाइल्यूशन इनफाइनाइट है इसलिए Na प्लस और Cl माइनस दो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी की तरह बिहेव करेंगे। सो दोनों का अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन लेना है। सो Na प्लस की अपनी आयनिक कंडक्टेंस ले लिया और Cl माइनस का अपना आयनिक कंडक्टेंस ले लिया। तो आप स्टेटमेंट में ध्यान से देखो तो इट्स गिवन limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of the individual contribution of anion and cation of the electrolyte। तो हर आयन का अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कंसीडर कर लेना होता है। इट इज वैलिड फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 100% आयनाइजेशन वाली बात हो जाएगी। तो अभी यहीं पे जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट लिखे हैं, जैसे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड लिखा है, तो इट विल बी बिकॉज ऑफ एसिटेट आयन प्लस H+। सिमिलरली हमने जैसे लिखा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ BaCl2, तो BaCl2 में एक बेरियम आयन है और दो क्लोराइड आयन है, तो दोनों क्लोराइड आयन का कंट्रीब्यूशन कंसीडर करेंगे। समझ आई बात? अब देखो इसका जो पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज इट्स एप्लीकेशन। रॉस लॉ का जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो है टू फाइंड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में डेबाय-हेकल्स रूल बताया था। तो डेबाय-हेकल्स रूल से हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हैं, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालने के लिए कोल्ट्रास्ट लॉ यूज करना होता है, बिकॉज वो वैल्यू डेबाय-हेकल रूल से सॉल्व नहीं होगी। सो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकालने के लिए हम लोग कोल्ट्रास्ट लॉ यूज करते हैं। तो इसका तरीका ये होता है कि आपको किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि उसके आयंस का जो कंट्रीब्यूशन है वो किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से मिल जाए। लेट अस से मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, जैसे सबसे सपोज करो मैं एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना है, तो दिस इज एक्चुअली सम ऑफ एसिटेट आयन एंड H+। अब आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सिलेक्ट करने हैं जो एसिटेट आयन और H+ कंट्रीब्यूट करें। So for that, if I'll select, let's say, molar conductance at infinite dilution of CH3CONA, अब ये strong electrolyte है, contrast law तो इस पे भी apply होगा, तो CH3CO minus and Na plus। इसके बाद हमने HCl ले लिया, which is also strong acid, so it will contribute H plus and Cl minus। और तीसरा केस मैंने ले लिया, let's say NaCl, so it will contribute Na plus and Cl minus। अब इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को ध्यान से देखो, तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करके 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, so you will get molar conductance at infinite dilution of CH3CONA plus molar conductance at infinite dilution of HCl minus molar conductance at infinite dilution of NaCl will give you ionic conductance of CH3COO minus plus ionic conductance of H+। अब अगर राइट हैंड साइड को ध्यान से नोटिस करो आप, ये वैल्यू देखो इस वाले एक्सप्रेशन से मैच कर रही है।
तो अब अगर इसको रिप्लेस करके लिख दो तो दिस कैन बी रिटन एज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COH। अब ध्यान से नोटिस करो कि यहाँ पे हमारे पास जो तीनों इलेक्ट्रोलाइट मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं, दिस वन एंड दिस वन, these are strong electrolytes. So these values can be calculated from Debye-Heckel's rule. These values can be obtained from Debye-Heckel's rule. So lambda at infinite dilution of CH3CONA, lambda at infinite dilution of HCl and lambda at infinite dilution of NaCl जो है ये हम लोग strong electrolyte से calculate कर लेंगे। तो acetate ion और H plus ion के लिए molar conductance at infinite dilution of acetic acid निकल आएगा। Okay, this is first application of Volders law. तो उसमें दिमाग क्या लगाना है कि आपको किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस का कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन को किसी भी तरीके से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के कॉम्बिनेशन से रिप्लेस करना है। Select the combination of those strong electrolytes जिनके आयंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट का कॉम्बिनेशन बन जाए। तो फिर हम इस लॉ को यूज करके मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसके सेकेंड एप्लीकेशन में चलेगा। तो सेकेंड एप्लीकेशन में टू फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन and acid dissociation constant which is Ka for weak acid. अब यहाँ ध्यान से देखो कि अगर हमारे पास कोई भी वीक एसिड है तो उसका जो मोलर कंडक्टेंस है दिस इज ड्यू टू डिसोसिएशन विद अल्फा और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिख देंगे तो ये करस्पॉन्ड करेगा 100% डिसोसिएशन। तो अल्फा जितना डिसोशिएट कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो मोलर कंडक्टेंस आ रही है वो लैम्डा है और 100% डिसोशिएट करने के बाद जो मोलर कंडक्टेंस आ रही है दैट इज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहाँ से अल्फा की वैल्यू लैम्डा m अपॉन लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बन जाएगा। 100% डिसोसिएशन के करस्पॉन्डेंस जो मोलर कंडक्टिविटी है वो लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है और जो करंट 20% 30% x% जो भी डिसोशिएट है उसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी लैम्डा m अपॉन लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और एक बार अल्फा आ जाएगा तो आपको Ka की वैल्यू पता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा लिखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा इसको क्वेश्चंस के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में लिखो कैलकुलेट लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड गिवन आयनिक कंडक्टेंस ऑफ सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। आयनिक कंडक्टेंस ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस इज 106 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल and ionic conductance of OH minus is 199.1
Siemens centimeter square per mole. तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए आपको सीधे सीधे अप्लाई करना है लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विल बी इक्वल टू ionic conductance of magnesium 2 plus 2 times ionic conductance of OH minus. इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विल कम आउट टू बी 106 plus 199.1 into 2. इसको सॉल्व करके आपको अपना आंसर लिख लेना है. 504.2 कितना 504.2 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. ठीक है. यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? इसके बाद देखो अगले क्वेश्चन में आपके पास आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na प्लस गिवन है 50.1, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस गिवन है 76.3, आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ba2 प्लस गिवन है कैल्शियम 2 प्लस गिवन है. So calcium 2 plus given है 190, और आयनिक कंडक्टेंस ऑफ H प्लस गिवन है 349.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल एंड आयनिक कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन गिवन है 160 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. तो यहाँ से आपको सॉल्व करके निकालना है फाइंड molar conductance at infinite dilution of NaCl, molar conductance at infinite dilution of H2SO4 and molar conductance at infinite dilution of calcium chloride. ये तीन वैल्यूज आपको निकालनी है. तो अब अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास सबसे पहले मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl लिखेंगे तो आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस एंड आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस आएगा. अगले वाले केस में मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H2SO4 लिखेंगे तो आयनिक कंडक्टेंस ऑफ H प्लस इंटू 2 प्लस आयनिक कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट है. तीसरी वैल्यू इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैल्शियम क्लोराइड निकालना है तो आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैल्शियम 2 प्लस आयनिक कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयन इंटू 2. Next you have to calculate it is for HCl. So this is ionic conductance of H plus ionic conductance of Cl minus. Last case it is sodium sulfate. So this is ionic conductance of Na plus into 2 plus ionic conductance of sulfate ion. आपने अगर वैल्यूज निकाली हो तो फटाफट आंसर बताइए. पहले सारी वैल्यूज चेक कर लीजिए.
अब इसी को यूज करके एक नया क्वेश्चन अगर फ्रेम करूं आपके लिए, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में लिखो फाइंड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट using molar conductance at infinite dilution of CaCl2 is 271.6 Siemens centimeter square per mole. Molar conductance at infinite dilution of Na2SO4 is 260.2 Siemens centimeter square per mole. And molar conductance at infinite dilution of NaCl is 126.4 Siemens centimeter square per mole. देखो उसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो कोल्ड्रास लॉ अप्लाई करो आप। तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट कैन बी रिटन एज molar conductance at infinite dilution of calcium chloride plus molar conductance at infinite dilution of sodium sulfate minus 2 times molar conductance at infinite dilution of NaCl. आप चाहो तो इंडिविजुअली लिख के भी देख सकते हो। So now you'll put the values, which is 271.6 plus 260.2 minus 126.4 into 2। उसको यहाँ से वेरीफाई करके देखना आपको कितना आंसर आ रहा है। 404.8। करा किसी ने सॉल्व? 279 आएगा। 279 आ रहा है। 279.1 This comes out to be 279 Siemens centimeter square per mole। अब अगर इसी चीज को वेरीफाई करना है तो ऊपर वाले डेटा से वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर पुराने वाले क्वेश्चन से इस चीज को वेरीफाई करें, ये वाला जो डेटा गिवन है हमारे पास, इस डेटा से अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो इसको हम लोग इंडिविजुअली ऐसे भी लिख सकते थे। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैल्शियम 2 प्लस प्लस आयनिक कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन। क्वेश्चन में देखो दोनों डेटा है हमारे पास, कैल्शियम इज 129 and sulfate 119 and sulfate is 160. So this is 119 plus 160। अब यहाँ से सम अप करके देखो तो सेम रिजल्ट आना चाहिए। This is the application of कोल्ड्रास लॉ। अगर हमें इंडिविजुअल आयंस की आयनिक मोबिलिटी नहीं गिवन होती है क्वेश्चन में, तो हम कोल्ड्रास लॉ के एप्लीकेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ आई बात आपको? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, HCl एंड NaAC दिया है। 126.4, 425.9 and 91 Siemens centimeter square per mole. Conductivity of 0.001028 moles per liter acetic acid is given 4.95 into 10 power minus 5 Siemens centimeter inverse। आपको उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड और Ka वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो सबसे पहले मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, HCl एंड NaAC गिवन है, तो इसकी हेल्प से सबसे पहले मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो दिस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3CONA प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl minus molar conductance at infinite dilution of NaCl. So if you use this data, the molar conductance at infinite dilution of acetic acid will appear as 91 plus 425.9 minus 126.4। सबसे पहले वैल्यू सॉल्व करनी है। 90.5।
395. ये 390.5 आ जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब दूसरी इंफॉर्मेशन में आपको कंडक्टिविटी ऑफ अ सेल गिवन है, उसकी हेल्प से हम इसका लैम्डा एम निकालेंगे। So in the next information we'll apply a formula lambda m equal to kappa into 1000 by n. So this is given 4.95 into 10 to the power minus 5 into 1000 divided by concentration given is 1.028 into 10 to the power minus 3. यहाँ से सिंप्लीफाई करके पहले लैम्डा एम निकालेंगे। एक बार लैम्डा एम आ जाएगा तो अल्फा इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा डेफिनेट डाइल्यूशन करके अल्फा निकालेंगे और फिर अल्फा के बाद के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा करेंगे। सो 1 बाय 1 सॉल्व करना है। तो यहाँ से सबसे पहले लैम्डा एम की वैल्यू बता रहा हूँ। यहाँ से लैम्डा एम सॉल्व होने के अनुवाद आना चाहिए था 48.15 अप्रॉक्स। 48.15। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ से निकालना है अल्फा। सो अल्फा की वैल्यू आएगी सॉल्व होके लैम्डा एम अपॉन lambda at infinite dilution, Paul-Ross law के application से। So this is 48.15 divided by 390.5। यहाँ से आपका अल्फा आ जाएगा। This is approximately 0.123। ठीक है, इसके बाद अप्लाई करेंगे Ka इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और यहाँ ध्यान से देखो कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है तो अल्फा को 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं करना है, ऑल्दो नेग्लिजिबल वैल्यू है बट विल ट्राई टू अवॉइड दिस नेग्लेक्शन बिकॉज जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत लोअर वैल्यू दी हुई है, तो लो कॉन्सेंट्रेशन पर अल्फा का नेग्लेक्शन अवॉइड करना चाहिए। सो फ्रॉम हियर इफ यू कैलकुलेट Ka इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, so C is given 1.028 into 10 to the power minus 3 into alpha square which is 0.123। आप चाहो तो 0.12 से भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ वैल्यू सिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ से सॉल्व करके आपको Ka रिपोर्ट करना है। तो यहाँ से Ka सॉल्व होके 1.78 into 10 power minus 5 आएगा। अब आप इस पूरे प्रोसीजर को फिर से देख लो, एक स्टैंडर्ड सवाल है। In this question what we do is हमें मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स गिवन होते हैं, उससे हम मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकालते हैं। कप्पा और कॉन्सेंट्रेशन की हेल्प से उसका मोलर कंडक्टेंस एक्चुअल निकाल लेते हैं। मोलर कंडक्टेंस अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन से अल्फा निकलता है और फिर वीक एसिड के लिए अल्फा की Ka इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा से Ka निकाल सकते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन है कोल्ड-रॉस लॉ का। तो दोनों एप्लीकेशन मैंने अभी आपको सिखा दिए। पहला एप्लीकेशन किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन कि आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसका अल्फा और Ka रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक हम लोग सवाल करते हैं थोड़ा स्टैंडर्ड, IIT का आया हुआ क्वेश्चन है 2015 का। आपके पैकेज में भी अगर आप चाहो तो अपना पैकेज में एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 25 देख सकते हो, और अगर अभी पैकेज एक्सेस नहीं कर सकते तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है। The question is molar conductivity of the solution of a weak acid HX is 0.0501 is 10 times smaller than the molar conductivity of the solution of weak acid H by of concentration 0.1 m. Ionic conductance of X minus and Y minus are almost equal. The difference in their pKa values आपको निकालना है. Consider the degree of dissociation of both the acids are negligible. ये आपका क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो वीक एसिड हैं HX और HY, और उसमें लिखा है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ
The solution of weak acid HX is 10 times smaller than the molar conductivity of the weak acid HY. यानी कि हम molar conductance of HX upon molar conductance of HY अगर लिखेंगे तो उसमें लिखा है molar conductance of HX जो है वो 10 times smaller than HY है, तो this is equal to 1/10 हो गया. दूसरी इंफॉर्मेशन अगर हम यूज करेंगे यहीं पे तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HX अगर लिखेंगे ये आएगा आयनिक कंडक्टेंस ऑफ H प्लस प्लस आयनिक कंडक्टेंस ऑफ X माइनस. एंड सिमिलरली मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HY लिखेंगे तो ये आयनिक कंडक्टेंस ऑफ H प्लस एंड आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Y माइनस आएगा. आयनिक कंडक्टेंस ऑफ X प्लस एंड Y माइनस दोनों इक्वल, X माइनस एंड Y माइनस इक्वल दिए हुए, सो उससे आप इंटरप्रेट कर सकते हो दैट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HX विल बी इक्वल टू molar conductance at infinite dilution of HY. ठीक है, तो अगर हम यहाँ से अल्फा ऑफ HX अपॉन अल्फा ऑफ HY लिखेंगे, so this comes out to be molar conductance of HX upon molar conductance at infinite dilution of HX divided by molar conductance of HY divided by molar conductance at infinite dilution of HY. इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस दोनों अगर सेम है तो यहाँ से अल्फा का रेशियो 1/10 आ जाएगा. अब आपसे उसने बोला हुआ है कि आपको इनका डिफरेंस ऑफ पीके वैल्यू लिखना है, तो आपको एसिड के लिए के की वैल्यू पता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है, और अल्फा की वैल्यू अगर नेग्लिजिबल दे रखी है 1 के रिस्पेक्ट में, यू कैन सिंपली राइट दैट अल्फा इक्वल टू रूट ऑफ के बाई सी. ओके, तो अगर अल्फा ऑफ HX की जगह आप लोग वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा ऑफ HX अपॉन अल्फा ऑफ HY इज इक्वल टू रूट ओवर K of HX upon HX concentration is 0.01 divided by root of K of HY upon concentration of HY is 0.1. This is equal to 1/10. या फिर अगर इसी को नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करूं तो this comes out to be root over K of HX upon K of HY is equal to टेन आ जाएगा. टेन पावर माइनस 3 आ जाएगा. तो बस सिंप्लीफाई करिए. तो इसको सॉल्व करेंगे तो पावर इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 आ जाएगा. अब दोनों तरफ माइनस टाइम्स लॉग ऑफ के अप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा. So 10 power minus 3/2 है. 10 पावर माइनस So 3 इसका आंसर 2 आ रहा है. अच्छा, स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे, रूट हट जाएगा एक बार. ये वैल्यू आएगी सॉल्व होकर K of HX by K of HY is equal to 10 to the power minus 3. अब दोनों तरफ लॉग लेके माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो इट विल कम आउट टू बी माइनस टाइम्स लॉग ऑफ K of HX minus of minus log of K of HY is equal to minus times log of 10 to the power minus 3. So you can write pK of HX minus pK of HY is equal to 3. ये आपका आंसर है. चलो इसी का एक और टिपिकल क्वेश्चन है, वो भी सॉल्व करके देख लीजिए. दिस इज द नेक्स्ट वन.
The conductance of 0.0015 m aqueous solution of weak monobasic acid was determined by using conductivity cell consisting of platinized platinum electrode. The distance between the electrode is 120 centimeter and the area of cross section is 1 centimeter square. The conductance of the solution was found to be 5 into 10 power minus 7 Siemens. The pH of the solution is 4. The value of the limiting molar conductivity of the weak monobasic acid in aqueous solution is Z into 10 power 4 Siemens centimeter inverse per mole. आपको value of Z report करना है. तो देखिए इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले देखो आपको कंडक्टेंस कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, एक कंडक्टिविटी सेल दे रखा है, L दे रखा है, A दे रखा है और कंडक्टेंस दे रखा है. तो हम लोग सबसे पहला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे kappa is equal to, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सिंपली सारे फॉर्मूले अप्लाई करवा दिए आपको, जितने पोर्शन दिखाए मैंने कंडक्टेंस में सब फॉर्मूले अप्लाई कर दें. तो पहला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं kappa is equal to C into L by A. तो यहाँ से kappa निकालिए, आपको कंडक्टेंस दे रखी है 5 into 10 to the power minus 7, लेंथ दे रखी है 120 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो वैल्यू आ जाएगी Siemens सेंटीमीटर इनवर्स. सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लीजिए. तो यहाँ से kappa की वैल्यू आ जाएगी आपकी सॉल्व होकर 6 into 10 to the power minus 5. अगले पार्ट में हम लैम्डा m निकालेंगे, तो दिस इज kappa into 1000 by m. kappa is 6 into 10 to the power minus 5 into 1000 upon पोलैरिटी दे रखी है 0.0015. ये सॉल्व होकर आ जाएगा 40 Siemens सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. ठीक है. अब जो सॉल्यूशन दिया है उसका pH दे रखा है आपको 4, उसका मतलब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हो गई 10 to the power minus 4. और किसी भी एसिड के जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होती है दैट इज C अल्फा. अब ध्यान से देख लो क्वेश्चन में गिवन है वीक मोनोबेसिक एसिड, तो वीक मोनोबेसिक एसिड की H प्लस है C अल्फा और यहाँ से हम सॉल्व करके पहले अल्फा निकालेंगे. This is 10 to the power minus 4 by C. C value is 1.5 into 10 to the power minus 3. So ये 15 into 10 power minus 4 ही लिखो सीधे सीधे, तो 1 by 15 आ जाएगा सॉल्व होके सीधा. अब अल्फा की वैल्यू जो होती है दैट इज लैम्डा m अपॉन लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. यहाँ से लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू लैम्डा m अपॉन अल्फा आ जाएगी. लैम्डा m ऑलरेडी 40 निकाल चुके हैं. अल्फा की वैल्यू 1 by 15 600 आ जाएगा और z into 10 power 7 वैल्यू दे रखी है आपको, उससे आप आंसर देना. ठीक है. क्लियर है यहाँ तक? सो नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखेंगे Kw of pure water from polar storm. तो Kw ऑफ वाटर का मतलब आप जानते हो वाटर का डिसोसिएशन बिकॉज ऑफ वाटर होता है, तो इट विल डिसोशिएट विल गिव यू H3O प्लस एंड OH माइनस. तो सबसे पहले हमें जो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वाटर निकालना है. दिस कम्स आउट टू बी आयनिक कंडक्टेंस ऑफ H प्लस प्लस आयनिक कंडक्टेंस ऑफ OH माइनस. अब क्योंकि वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये वैल्यू डायरेक्ट नहीं पता चलेगी, तो
इसको हमें इनडायरेक्टली स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से निकालना पड़ेगा. We can write molar conductance at infinite dilution of HCl plus molar conductance at infinite dilution of NaOH minus molar conductance at infinite dilution of NaCl. HCl, NaOH और NaCl करेंगे तो उससे molar conductance at infinite dilution of water निकल आएगा. ये जो लाइन लिखी है हमने this is from Kohlrausch law. ये आपने Kohlrausch law के एप्लीकेशन से निकाला है. अच्छा, वाटर जो है उसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कोई मतलब ही नहीं है. So for pure water, lambda m is approximately same as lambda at infinite dilution. Water का जो molar conductance है और जो molar conductance at infinite dilution है, that is the same value. इसके बाद अगर हम lambda m का फॉर्मूला लगाएंगे तो this is kappa into 1000 by m. तो वाटर का जो कप्पा है वो नोन होता है. कंसंट्रेशन की जगह आप सी अल्फा अप्लाई कर दो, तो जितना भी वाटर डिसोशिएट होगा उतना ही कंसंट्रेशन आएगी सीधे सीधे. ओके, तो यहाँ से अगर हम m की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन लैम्डा m. और अगर वाटर का kW लिखेंगे तो दैट इज नथिंग बट m स्क्वायर, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस आएगा उसी का स्क्वायर लिख देते हैं kW. So this will be kappa into 1000 upon lambda m की जगह lambda at infinite dilution of water यूज कर लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे. और lambda at infinite dilution आपके इस इक्वेशन से निकालेंगे. तो वाटर के कप्पा पता होता है और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कॉम्बिनेशन से निकाल लेते हैं. HCl, NaOH और NaCl के कॉम्बिनेशन से वाटर का lambda at infinite dilution निकाला तो इससे इसका kW रिपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है, अगर ऊपर वाले इंफॉर्मेशन से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस इज 349.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ OH माइनस इज 199.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. कप्पा इसका 5.5 into 10 power minus 8 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स होता है प्योर डिस्टिल्ड वाटर के अगर निकालना है. अब इसका kW चाहो तो निकाल के देखो एक बार. सिंपल कैलकुलेशन है. यस सर, वही आ रहा है 10 minus 40. अप्रोक्सीमेटली 10 पावर माइनस 40 नहीं आएगा. यहाँ से सबसे पहले लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वाटर निकालेंगे तो ये 349.6 प्लस 199.1 आएगा. दिस इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच 550 समथिंग 548.7 548.7 548.7 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ गया. बस अब इसके बाद अगर आप kW निकालना चाहते हैं, दिस इज कप्पा 5.5 into 10 to the power minus 8 into 1000 divided by 548.7. इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 to the power minus 40 नहीं आ जाएगा. ठीक है, अब इसका अगर लास्ट एप्लीकेशन लिखेंगे तो इसी से हम लोग KSP ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स में निकाल सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे KSP ऑफ या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स. इसका चौथा एप्लीकेशन है KSP ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स. ठीक है, तो इसमें भी देखो सेम लॉजिक है. आपको पता है जितने भी स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं वो वाटर में हमेशा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं. पहले पॉइंट पे ये लिख लीजिए, ऑल स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स all sparingly soluble salts forms saturated solution in water. अगर हमने कोई भी सॉल्ट ले लिया जैसे लेट्स से AXBY, अगर ये सॉलिड फॉर्म है तो X मोल्स ऑफ AY प्लस Y मोल्स ऑफ BX माइनस बनता है. इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लेट्स से KSP आपको फाइंड आउट करना है. तो जब ये इक्विलिब्रियम अटेन करेगा तो इट विल बी अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, तो इस सॉल्यूशन के लिए भी जो लैम्डा m
होगा वही एक्चुअली में लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि आप इसका कितना भी डाइल्यूशन करा दो सॉल्युबिलिटी इसकी एनहांस ही नहीं करेगी। So this will be actually equal to molar conductivity at infinite dilution of AXBY। ठीक है, तो किसी भी स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का जो लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से निकाल लेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमें मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ AgCl निकालना हो, we can find out it molar conductance at infinite dilution of silver nitrate plus molar conductance at infinite dilution of, let's say, NaCl minus molar conductance at infinite dilution of sodium nitrate। यहाँ से देखो Ag plus NO3 minus Na plus Cl minus सब्ट्रैक्ट करा और Na plus NO3 minus सब्ट्रैक्ट कर दिया, AgCl बन गया। तो ये जो रेट है ये हमने कोलरास लॉ से कैलकुलेट कर लिया, और एक बार अगर ये वैल्यू कैलकुलेट कर दी तो फिर से सीधे सीधे लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय सॉल्युबिलिटी का इंफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, या कप्पा इंटू 1000 बाय m लिखेंगे, तो यहाँ पे जो m होगा वो उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। बस इसके बाद आपका सीधा सीधा लैम्डा आपको जो निकालना है तो आपकी सॉल्युबिलिटी निकल आएगा एक बार में। तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी कप्पा इंटू 1000 अपॉन लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, लेट्स से AXBY, और एक बार सॉल्युबिलिटी आ जाएगा यू कैन फाइंड आउट KSP फ्रॉम सॉल्युबिलिटी। तो जैसे अगर इस गिवन इंफॉर्मेशन में लिखें तो KSP की वैल्यू आएगी XS पावर X इंटू YS पावर X, या YS पावर Y, और you can simply write X to the power X, Y to the power Y, S to the power X plus 1। तो यहाँ से आप KSP निकाल सकते हैं। ठीक है, so we'll stop here। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके बाद कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है।